हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम कर रहे हैं गाला का धमाकेदार रिवीजन। बेटा जी, हमने इकोनॉमिक्स की बात करें तो सेक्शन A B C खत्म कर दिए हैं। इवन मैंने B और C की नोट्स भी आपको दे दिए। अगर आपने पहले ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो B और C की एक PDF के नोट्स अवेलेबल है, जाके उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत मजा आएगा आपको एग्जाम प्रिपरेशन में, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एक बच्चे ने तो यहाँ तक बोला है कि सर मेरी जो रातों की जो मेहनत थी वो मेहनत आपने बचा ली, मैं यही सोच रहा था कैसे होगा कैसे होगा। तो बेटा जी, आप भी बिना मतलब आंसर को फाइंड आउट करने में उसकी मेहनत ना करें। मैंने उसको वैसे ही कॉन्सो कर दिया, सब आंसर को एक जगह दे दिए, वो भी बहुत जबरदस्त इजी एंड अंडरस्टैंडेबल पॉइंट में। तो आप है ना उसमें जाइए, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, ठीक है। और दूसरा, अभी जो प्रेजेंटली हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन नंबर टी, सेक्शन नंबर डी कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 के सेक्शन नंबर डी कर दिए हैं। आज हम करेंगे पेपर नंबर 4 का सेक्शन नंबर डी। तो बेटा जी, आपको करना क्या है, आपको मैं ये जो पीडीएफ है, सब बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर इसकी भी पीडीएफ दे दो, इसकी भी पीडीएफ दे दो। जरूर से मैं आपको ये पीडीएफ, इसकी भी पीडीएफ दे दूंगा। थोड़ा सा सब्र रखें, 1-2 दिन के अंदर आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टिल देन आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को कान में लगा के सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। बेटा जी, पढ़ने में आलस आता है ना, तो सुनने में तो आलस नहीं आएगा, कुछ करना नहीं है। और जैसे सुनो ना, उसको मेरे टंग के हिसाब से खुद भी बोलते जाओ। क्या होगा, माइंड आपका डेवलप करेगा, आपकी टंग डेवलप करेगी, आपको याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक आपको पढ़ने में बोरियत होती है तो सुनने में तो बोरियत होगी नहीं। तो बस गाने की तरह, ईयर प्लग की तरह कान में ईयर प्लग लगा और क्या करो, सुनते जाओ, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग हम शुरू करते हैं हमारे गाला का पेपर नंबर डी, सेक्शन नंबर और पेपर नंबर 4, सेक्शन नंबर डी। तो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, तो हमारा गाला का पेपर नंबर है, गाला का पेपर नंबर है पेपर नंबर 4, सेक्शन नंबर डी कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है व्हाट इज मीन बाय डायग्राम। डायग्राम क्या है एंड इस नेम इट्स नेम। अब ये तो हमको मालूम हो गया, डायग्राम क्या है। डायग्राम है एक प्रेजेंटेशन ऑफ, ये ऑब्जर्वेबल डेटा होता है, उसको रिप्रेजेंट करना, ऑब्जर्वेबल डेटा को रिप्रेजेंट करना बाय वे ऑफ अ पिक्चर। क्या, ऑब्जर्वेबल डेटा को रिप्रेजेंट करना कैसे, बाय वे ऑफ अ पिक्चर, उसी को बोला जाता है ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद की जाती है, ली जाती है। यहाँ पे हमको थोरो नॉलेज चाहिए होता है, स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल, मतलब हमको डीप नॉलेज चाहिए होता है स्टैटिक्स का। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता, ये ले पर्सन के लिए नहीं होता, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता। यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। क्या, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। ये जब डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, अनक्लियर हो, तब इस चीज की मदद ली जाती है। उसको कौन यूज करता है, ये यूज करता है रिसर्चर्स एंड एजुकेशनलिस्ट। ओके ओके जी। ग्राफ के क्लासीफाई, ग्राफ के टाइप कौन सा है, तो ग्राफ है टाइम ग्राफ, देन है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ, जिसके अंदर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और लास्ट है लॉगरिथमिक ग्राफ। ये ग्राफ के क्या है, टाइप्स है। ओके जी। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा जी, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन, उसी को बोला ग्रोथ। अगर आप बहुत ज्यादा गुड्स बना रहे हो, बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर, जिससे आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हुआ कि जब नेशनल इनकम बढ़े, हम जब हमारा क्वांटम ऑफ गुड्स और सर्विसेज बढ़े, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लॉन्ग टर्म, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल आपने अचीव किया, नहीं, ये आपको कैसे अचीव करना पड़ता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब कंटिन्यूअस आपका क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक आपका जो गुड्स और सर्विसेज डेवलप हो रही है, उसी को आप बोलोगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा जी, ये जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करता है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है। ये एक है ना, ये क्या है, ये बताता है नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम के बारे में, लेकिन इंस्टीट्यूशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर का क्या, उसको कौन कंसिडर करेगा, वो नहीं बताता। ये कंसेप्ट क्या है, बहुत छोटा है, बहुत नैरो है। डिपिक्ट ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट की, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताता है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट कैसे हमको ग्रो करना है, उसी के बारे में फोकस करता है। यहाँ पे वेलफेयर को कंसीडर नहीं किया गया है। ओके,
क्या है ये, इसकी लिमिटेशन है, फटाफट बोल जाओ। पहला क्वांटिटी को फोकस किया, इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, कंसेप्ट बहुत छोटा सा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, राइज होना, क्वांटिटी के अंदर आउटपुट के अंदर बढ़ना, लेकिन यहाँ पे वेलफेयर को कंसीडर नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ PQLI और इसके डिटरमिनेंट्स। बेटा PQLI किसने बताया था, PQLI दिया था मॉरिस डेविस मॉरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, इसके ऊपर MCQ आता है, ठीक है। मॉरिस डेविस मॉरिस ने प्रेजेंट किया था। ये बोलता है कि भाई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर क्या होना चाहिए, इंसान हमारे ह्यूमन लोगों की लाइफ बेटर होनी चाहिए, बेटरमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसी को बोल देंगे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम क्या पैसा पैसा करते हो, नेशनल इनकम पैसा पैसा करता है, पर कैपिटा इनकम पैसा पैसा करता है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो कैसी लाइफ जी रहे। अगर वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो आप बोलो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे को मतलब नहीं है अगर तुम साला करोड़ रुपए भी जमा अर्न करके एक बेकार सी थर्ड क्लास लाइफ जी रहे हो, उसको आप फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हो। हट, इसको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। हटा, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पे हम अच्छा एजुकेशन ले सके, हम अच्छी हेल्थ अचीव कर सके, हमारा जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल हो सके, मतलब जो मोर्टालिटी रेट है वो कंट्रोल हो सके, उसको बोलते इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम क्या बोलते हो कि तुम पैसा अर्न करो, पैसा अर्न करो, क्वांटिटी बढ़ाओ, गुड्स बनाओ, ये क्या गंदा गंदा कंसेप्ट सिखाया नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम में। मैं इस चीज को नहीं मानता। किसने बोला, डेविस मॉरिस डेविस। तो इसलिए उसने क्या नाम दिया, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंसेप्ट लिखा है, जिसके अंदर उसने क्या बोला कि यहाँ पे लोगों का क्या होना चाहिए, बेटरमेंट होता है, तो ही इसको आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हो। लेवल ऑफ फिजिकल क्वालिटी डिपेंड करती है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगा वो बताएगा कि मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा। इफ एनी कंट्रीज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर कोई कंट्री का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई है ना, हाई, तो बोला जाएगा भाई इसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे सीखो, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा मोर डेवलप, ठीक है। तो यहाँ पे बोले तो फिर क्या तू बोलना क्या चाहता है, बोलना डेविस तू ज्यादा इधर उधर घुमा घुमा के मत बोल। नेशनल इनकम पर कैपिटा वाला चिढ़ गया जो दो कंसेप्ट वाला, बोले तो बोलना तो करेगा क्या, बोले मैं 3 डिटरमिनेंट्स लाऊंगा, मैं 3 स्टैंडर्ड के ऊपर काम करता हूँ, उसी को मैं बोलूंगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। बोले कौन से, बोले पहला एजुकेशन। हमारे यहाँ पे देखो कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन एजुकेटेड है, उसके ऊपर से डिटरमाइन करता है कि आपके यहाँ पे एजुकेशन कैसा है, आपके वहाँ का लिटरेसी रेशियो कैसा, वो बताता है आपका डेवलपमेंट। बोले और बोला दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, बोले कि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना तब से वो कितने साल जिएगा वो बताता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बोले लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या तू बोलना क्यों चाहता है, बोले अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तुम्हारी कंट्री का 50 है और दूसरी कंट्री का सपोज 65 है और तीसरी कंट्री का सपोज 85 है, मतलब ये जो 85 वाली जो जहाँ पे एज ग्रुप है, जहाँ पे लोग 85 ईयर तक जी रहे हैं, उनको अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छे फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ बताती है कि आपकी कंट्री के अंदर चीजें अवेलेबल कैसी है। और नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। बोले इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अब इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मतलब, अरे यही तो मैं बोला जाता हूँ। इन्फेंट मतलब मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि जब 1000 बच्चों का जन्म लेते हैं, क्या जब 1000 बच्चों का जन्म होता उसमें से कितने बच्चे विद इन अ ईयर डेथ हो जाती है, विद इन अ ईयर। बेटा जी मगर ये इन्फेंट बच्चे कोई डेथ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या लेना देना है, बोले लेना देना है, क्योंकि इसके अंदर अगर इन्फेंट मोर्टालिटी कोई कंट्री का कितना 1000 में से सपोज 200 बच्चों की डेथ हो रही है और दूसरी कंट्री में 1000 में से सिर्फ और सिर्फ सपोज 10 बच्चों की डेथ हो रही है, मतलब यहाँ पे हेल्थ सर्विस अच्छी है, यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, यहाँ पे मदर का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, मदर अपने बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करती है, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन अच्छा है। तो बेटा जी जब है ना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होता है ना, कम, उसका मतलब क्या है, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अच्छा है, वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है, वहाँ का स्टेटस ऑफ वुमन अच्छा है, वहाँ पे रोल ऑफ अ मदर बढ़िया है। तो यही तो चाहिए एक हमारी लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए। तो बेटा यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर जो हमारे डेविस मॉरिस डेविस थे उसने ना 3 कंसेप्ट पर फोकस किया था। कौन कौन से ऊपर फटाफट बोलते जाओ। पहला वाला उसने बोला कि आपका लिटरेसी रेट कैसा है, मतलब एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के ऊपर फोकस किया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। बेटा मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में लिखो बेटा जी आप, है ना। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हमारे चैनल पे रोज मिनिमम 5 से 7 वीडियो, रोज 5 to 7 वीडियो अपलोड हो रहे हैं
और हमने ये नोट किया है कि हमारे जो 80% पब्लिक है ना, स्टूडेंट्स है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करे। बेटा तू सब्सक्राइब कर कि नहीं कर, इससे मेरे को बेनिफिट होगा या नहीं होगा वो तो सेकेंडरी इश्यू है, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी दे देता हूं कि उससे तुझको बेनिफिट होगा ही होगा। सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं लगना वहां पे। सब्सक्रिप्शन कर लेगा तो बेटा कोई छोटा नहीं हो जाएगा, तेरे मोबाइल का डेटा नहीं भर जाएगा। समझ बात को, ये तेरे लिए, तू भले 12 पास होते ही उसको अनसब्सक्राइब कर देना, जा तू अपने मतलब के लिए तो उसको सब्सक्राइब कर ले, इतना क्या सोचता है। चलो आ जाओ, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटी एज इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी। बेटा जी जब है ना आपको वाटर ड्रिंकिंग, ये क्यों पोवर्टी को बताता है, वाटर ड्रिंकिंग हमारा पोवर्टी को इंडिकेट कैसे करा, क्योंकि बेटा जी हमारे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे आज भी हमारे देश के अंदर क्या है, 63% फैमिली है जिसको प्योर वाटर मिलता है ट्रीटेड सोर्स से। बाकी के जो परसेंटेज है ना, 37% अप्रोक्सीमेटली, उनको प्योर वाटर भी नहीं मिल रहा। बेटा अगर प्योर वाटर नहीं मिलेगा तो मतलब क्या होगा, तो प्योर वाटर नहीं मिलेगा तो उससे वाटरबॉर्न डिसीज होगी, उससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां होगी जो नहीं होनी चाहिए। कॉलेरा होगा आपको, वाटरबॉर्न डिसीज के अंदर ऐसे ऐसे रोग होंगे जिसके कारण क्या होगा, आप कमाने तो जाओगे नहीं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे, अपनी जो इनकम है वो हमारे ऊपर ऐशो आराम, हम अपनी नीड के ऊपर खर्चा करने की जगह हॉस्पिटल्स के अंदर खर्चा करोगे। इसलिए बोला जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं हुआ तो हम पोवर्टी की तरफ नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ टॉयलेट। बेटा जी हमारे यहाँ पे जो देश के अंदर 70% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, विलेजेस के अंदर, और विलेजेस को आज भी कहाँ जाना पड़ता है, ओपन में टॉयलेट जाना पड़ता है। इसलिए तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम यही किया था, हर घर टॉयलेट एक अभियान चलाया था, जिसके अंदर उन्होंने काफी गांव के, बहुत सारे गांव के अंदर हर एक घर के अंदर टॉयलेट फैसिलिटी बना के दी थी। तो सैल्यूट टू हिम और उनके काम के लिए। ओके चलो, ड्यू टू लेक ऑफ क्लीननेस, अगर सपोज की टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होगी, आप ओपननेस पे जाओगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारे वाटरबॉर्न डिसीज होंगे, आपको कंटेजियस डिसीज हो सकती है। आज भी 66% फैमिलीज है हैव अ टॉयलेट, मतलब 66% के पास ही टॉयलेट है, उसमें भी क्या है 34% को कहाँ जाना पड़ता है, कॉमन टॉयलेट के अंदर। मतलब जिनके पास टॉयलेट है उसमें से 66 के खुद के प्राइवेट टॉयलेट होते हैं, बाकी 34 को अपना क्या यूज करना पड़ता है, कॉमन टॉयलेट यूज करना पड़ता है। अगर यही हाल चला तो क्या होगा, ये आप हाइजीन के खिलाफ है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होगी और पुअर्टी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, राइट द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत बार कर चुके हैं, फटाफट हम इसको 2 मिनट में खत्म। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, मैं काम तो करना चाहता हूं, मैं काम तो करना चाहता हूं पर काम नहीं मिल रहा मुझको, पर काम नहीं मिल रहा मुझको, उस व्यक्ति को ही हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। अ पर्सन हु इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट ही इज नॉट फाइंडिंग अ वर्क। ठीक है, राजकृष्ण कमेटी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, राजकृष्ण कमेटी ने क्या दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट की भाई टाइम के हिसाब से, अगर मेरे को पूरे वीक के अंदर 28 घंटे से भी कम काम करने को मिल रहा है, मतलब मैं इंटेंसिवली बहुत जबरदस्त तरीके से अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, लेकिन 28 घंटे से ज्यादा, लेकिन 42 आवर्स से कम अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, लेस इंटेंसिवली अनएम्प्लॉयड हूँ। इनकम के हिसाब से अगर मैं उतना भी अर्न नहीं कर पाए जो मेरे बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, मतलब मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड ही कहलाऊंगा। फिर विलिंगनेस, अगर जो मेरी लेवल है एजुकेशन का उसके हिसाब से मैं उस पोस्ट पे काम नहीं कर रहा, बहुत लोअर पोस्ट पे काम कर रहा हूं, मतलब मैं अनएम्प्लॉयड हूं। प्रोडक्टिविटी, जितना मैं प्रोडक्शन कर सकता था उससे कम प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, मतलब प्रोडक्टिविटी के एंगल से अनएम्प्लॉयड हूं। ओके जी, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हमने 4 अलग अलग एंगल से देखा। नेक्स्ट, डिस्कस द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया। बेटा जी इकोनॉमिक कॉजेज बोला हुआ है, सारे कॉजेज नहीं लिखने, इसमें सिर्फ हमको इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बताना है। इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर क्या होता है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। बेटा जी जब क्या होता है, जब आपका एजुकेशन बहुत कम होता है ना, एजुकेशन कम होता है ना, तब आप ये नहीं सोचते बेटा जी, ये हाई बर्थ मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना, हाई बर्थ, उसका इकोनॉमिक कॉजेज से क्या रिलेशन है। बेटा जी जब आपके पास एजुकेशन नहीं होता, आपको समझ नहीं पड़ती कि बच्चे 2 ही अच्छे, और 2 क्या, आज की जो युग है, आज का जो टाइम चल रहा है, हर एक चीज इतनी महंगी हो रही है,
आप 5 बच्चे पैदा करो, कितने तो लोग को खुश होते हैं, अरे मेरे पास 6 बच्चे हैं, मेरे पास 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे। अरे बेटा, बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं होती, बच्चों को सही से लालन पोषण करना, उनको सही एजुकेशन देना, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, उनको सही से एजुकेशन दो, उनकी स्कूल फीस, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उनकी चाहतों को उनको पूरा करो, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो आज के टाइम पे आप जो खुश होते हैं ना कॉलर चढ़ा के कि मेरे पास 8 बच्चे, 10 बच्चे, 11 बच्चे, ना 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 ना, दैट इज नॉट अ करेक्ट एजुकेशन। करेक्ट मतलब ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं। गर्व किस पे करना चाहिए कि भाई मेरे पास जो बच्चा है ना, उसको जो चाहिए, उसको जो एजुकेशन चाहिए, जो स्पोर्ट्स चाहिए, या तो जो उसको सही रिक्वायरमेंट है, उसकी हर एक वो मैं चीज को फुलफिल करा। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो कुछ भी मांगे तो मैं उसको दिला सकता हूँ, नहीं। जो उसको चाहिए, जो उसको अच्छा डेवलपमेंट करे, उसके सारा एजुकेशन, उसके सारे स्पोर्ट्स, उन सब के लिए मैं खर्चा करने के लिए रेडी हूँ। वो होता है सही से लालन पोषण, वही होता है प्योर फादरहुड एंड मदरहुड। तो बेटा जी, यहाँ पे जो लो लेवल एजुकेशन होता है तो वहाँ पे ये लोग इस चीज को समझते नहीं है, इसलिए एजुकेशन लेवल हमारे सब में होना चाहिए। और जब इनएडुकेट होता है ना, तो वो क्या होता है, वो समझते नहीं है कि भाई स्मॉल फैमिली का क्या महत्व है। वो एज ए रिजल्ट वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैमिली बनाते जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हाँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्थ रेट होता है, जिससे इलिटरेसी फैलती है, लो एजुकेशन, और क्योंकि सभी को एजुकेशन नहीं मिल पाता। लो लेवल इनकम मतलब क्या, जब लोगों की इनकम बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो वो सोचते हैं यार मैं, एक बच्चा होगा ना तो ये एक व्यक्ति कमाएगा, लेकिन अगर 5 बच्चे होंगे तो घर में 5 जने और बढ़ जाएंगे कमाने के लिए, और घर में अगर 10 बच्चे हुए तो 10 व्यक्ति जाएंगे और वहां से कमा के लाएंगे, हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और ये बेवकूफ इंसान, एक कान के नीचे लगाऊंगा मैं तेरे को। यहाँ पे बेटा जी, ये जो बच्चे होते हैं कमाने के लिए नहीं पैदा किए जाते हैं। आपको उनको वो आप उनको पैदा करते हो ताकि आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर सको। आप अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको पैदा मत करो, समझे। तो लो लेवल इनकम के अंदर के लोग क्या सोचते हैं, मोर द मेरियर, जितने ज्यादा उतना अच्छा। तो मोर द मेरियर, और इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज को बड़ा 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 करते जाते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है। और नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बेटा जी, क्या होता है जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको बता दिया ऊपर। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जब 1 साल तक की एज के जो बच्चे, वो अगर डेथ हो जाती है आउट ऑफ 1000 चाइल्ड में, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है ना, तो बच्चे फिर मतलब लोग यही सोचते हैं, यार ये बच्चे तो मैंने पैदा कर दिया, लेकिन ये भी बीमारी का, ये भी अगर बीमारी का वो हो गया तो इसको भी बीमारी लग गई, ये मर गया तो फिर हम, ये क्या होगा, फिर हम क्या, हमारा क्या होगा। तो इसलिए वो क्या करता है, और ज्यादा 3 3 4 4 5 5 6 6 बच्चे पैदा करते हैं, ताकि क्या, अगर 2 भगवान को प्यारे भी हो गए तो बोले बाकी कितने 4 है ना। अरे यार, कैसी गंदी थिंकिंग है तेरी। मतलब क्या होता है, जब हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, उस सिचुएशन के अंदर भी क्या होता है, उस सिचुएशन में भी लोग बच्चों को ज्यादा जन्म देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम से कम हो। तो बेटा जी, इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर हाई बर्थ रेट क्यों देखने को मिलता है, तो इसमें पहला है लोग एजुकेशन की कमी होना, नेक्स्ट है इनकम की कमी होना, और नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होना। ओके, एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोला गया। ऐसा क्यों बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी को बोला? बेटा जी, क्योंकि क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो देख, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, अगर वो अच्छा है, अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाँ जी। तो वो इंडस्ट्री में क्या ऐसे यूज होगा, एज अ रॉ मटेरियल, तो इंडस्ट्री डेवलप होगी, हाँ जी। अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी तो मतलब क्या होगा, सर्विस सेक्टर भी डेवलप होगा। कैसे? अगर सपोज की कार कार ये कार की जगह पता नहीं क्या ही बन गया, बंदूक बन गई। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा टेम्पो, ये हमारी कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कार के प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके सर्विस सेंटर भी बढ़ेंगे, रिपेयरिंग सेंटर्स। मतलब अगर मेरी इंडस्ट्री डेवलप हुई तो मेरा सर्विस सेक्टर भी क्या होगा, डेवलप होगा। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो ये तो जब होता है जब एग्रीकल्चर अच्छा से डेवलप होता है। लेकिन व्हाट इफ अगर मेरा एग्रीकल्चर डेवलप ना हो, अगर मेरा एग्रीकल्चर क्या हो, वर्स हो जाए, खराब हो जाए, उस समय क्या होगा, तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो लोगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लोग प्रॉफिट कम नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। प्राइस को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, चीजें बहुत महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन आएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक आर एग्रीकल्चरिस्ट है। अगर लो प्रोडक्शन होता है, लो प्रोडक्शन होगा
तो उससे क्या होगा, उनको अगर लो प्रोडक्शन हुआ तो एग्रीकल्चर गुड्स सेल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास गुड्स ही नहीं है। अगर वो सेल कम कर पाएंगे तो उनकी परचेसिंग पावर क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर उनकी परचेसिंग पावर कम है तो क्या इंडस्ट्रियल गुड्स परचेस कर सकेंगे, नहीं। तो इंडस्ट्री के गुड्स कौन खरीदेगा, तो ये उसके कारण पे क्या होगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैं वापस से बताऊं क्या हुआ, अगर क्या हुआ, एग्रीकल्चर का शॉर्टेज तो इंडस्ट्रीज के पास नहीं जा पाएगा गुड्स पूरा जितना चाहिए, और शॉर्ट सप्लाई के कारण क्या प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ने से प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन महंगे होने से क्या होगा, अननेसेसरी इन्फ्लेशन का। ये तो इंडस्ट्री के पॉइंट से। एग्रीकल्चर इसको क्या नुकसान होगा, एग्रीकल्चर जो व्यक्ति प्रोडक्ट को बेचता था उससे इनकम अर्न करता था, अब वो इनकम अर्न नहीं कर पाएगा। मतलब मेरा जो फार्मर है उसके पास प्रॉपर इनकम नहीं आ पाएगी। अगर प्रॉपर इनकम नहीं आई तो जो इंडस्ट्री ने जो गुड्स बनाया हुआ है उसको वो खरीद पाएगा क्या, नहीं। ये मांगेगा पैसे, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जब उससे खरीदने जाएगा, बोले इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, वो इसको खरीदेगा नहीं, तो क्या होगा, ये इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करेगी नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ये अपना प्रोडक्शन को कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी तो ये अनएम्प्लॉयड को निकाल देगी, और यहाँ पे फार्मर की भी हालत एकदम खराब हो जाएगी। ओवरऑल क्या होगा, सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा नेगेटिव इंपैक्ट, ये क्या होता है, ये हमारा क्या फैलाता है, दिस विल लीड टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस विल बी फॉर द इंपैक्ट द सर्विस सेक्टर। अगर इंडस्ट्री खराब तो मेरा सर्विस सेक्टर भी खराब। इसलिए क्या बोला जाता है कि अगर मेरा एग्रीकल्चर नेगेटिव रहता है तो ओवरऑल जीडीपी में कम होती है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, जिससे मेरा डिप्रेशन आता है, और इसलिए एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। छाप के आना इसका आंसर तो मेरा बच्चा लोग कमेंट में लिखो जल्दी कैसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ ट्रेड विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल। बेटा जी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर बेटा जी ये हमारा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर दो आइटम होते हैं, विजिबल गुड्स, एक इनविजिबल गुड्स, एक विजिबल गुड्स, एक इनविजिबल गुड्स। जो विजिबल गुड्स होता है उसी से बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, सारी एंट्री, क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्रीज जो हम जितना भी रिसीव करें, जितना भी एक्सपोर्ट करें, रिसीव फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड एज अ क्रेडिट एंट्री एंड पेमेंट फॉर द इंपोर्ट आर रिकॉर्डेड एज अ डेबिट तरफ। मतलब क्या है, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर क्या देखो, ये मेरा रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट के अंदर जितना भी मैंने एक्सपोर्ट किया, और ये मेरा पेमेंट साइड है, इस पेमेंट के अंदर जितना भी मैंने क्या किया, जो भी मैंने पेमेंट किया हुआ है, एक्सपोर्ट मतलब मेरा इंपोर्ट हुआ है, वो सारा यहाँ पे लिख दिया। जो ये सारी चीज क्या है, ये सारी गुड्स है, क्या है, गुड्स है। तो देखो, शुगर, टी, कॉफी, जूट, लेदर, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट, मशीनरी, और यहाँ पे मैंने ये सब क्या क्या, यहाँ से मेरे पास इनकम आई है, क्या ये मेरे पास इनकम आई है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे एक्सपेंस है, क्या है, ये सब मेरे आउटफ्लो। इस साइड को क्या बोलेंगे, मेरे को आउटफ्लो बोलेंगे, ये मेरा आउटफ्लो, ठीक है, ये आउटफ्लो है, और ये क्या है, मेरा इनफ्लो, ठीक है, ये मेरा क्या है, इनफ्लो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से क्या करूंगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बनाऊंगा। बेटा जी ये मैंने आपको बताया, डेबिट तरफ में पेमेंट फॉर इंपोर्ट, क्रेडिट तरफ में रिसीट फ्रॉम एक्सपोर्ट। और अगर मेरा क्या होता है, जैसा आप इधर देखो, इधर मेरे पास इनकम सिर्फ 9,400 और ये पेमेंट कितना है, 10,000 है। 10,000 का इनकम मेरी क्या है, मेरा पेमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेरा ये, तो इसको मैं बोलूंगा डेफिसिट। क्या बोलूंगा, डेफिसिट। सर अगर उल्टा होता था, यहाँ पे 19,000 होता, यहाँ पे 10,000 होता था। बेटा जी यहाँ पे अगर 19,000 होता है, मतलब मेरे अगर ये रिसिप्ट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू माई पेमेंट, तो वो मेरा क्या कहलाता, सरप्लस कहलाता। क्या कहलाता, सरप्लस। सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो दो प्रकार होता है, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट किसको बोलोगे, जब आपका पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है। सरप्लस किसको बोलोगे, जब आपका रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। ठीक है, तो ये क्या है, बस इतना ही है, कुछ नहीं। नीचे भी वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ओनली टेंजिबल गुड्स बताया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, अगर मेरा रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा है तो डेफिसिट, और अगर मेरा क्या है, पेमेंट कम है, सरप्लस, एक्सपोर्ट ज्यादा है तो मेरा सरप्लस आएगा, और दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है जी, ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और 3 में से 3 नंबर वाला मार्क्स। नेक्स्ट आता है
मेंशन द टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस वैसे तो सिर्फ इसने टाइप्स पूछा था, आपको मगर फटाफट ये इसकी डेफिनेशन में बता देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है जिसमें होता है डेबिट एंड क्रेडिट कर्व, जिसके अंदर क्रेडिट कर्व हम सारी रिसिप्ट को ध्यान में रखते, सारी जितनी भी फॉरेन से जो भी प्रकार की रिसिप्ट आ रही है सब क्रेडिट कर्व आएगा, और जितना भी मेरा क्या हो रहा है फॉरेन से पेमेंट जा रहा है वो डेबिट एंट्री होती है। वो क्या होता है? डेबिट एंट्री होती है। ठीक है जी, हाँ जी। अब है ना इसके टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा था, तो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पूछा है। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट एंड टाइप्स एंड अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो टाइप्स में क्या आएगा? टाइप्स में दो आता है, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जितनी भी मेरी क्रेडिट है व्हेन इट इज इक्वल टू डेबिट, व्हेन क्रेडिट इक्वल टू डेबिट साइड, तो उसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेरा बैलेंस है। और व्हेन बोथ आर नॉट इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। अगर मेरा डेफिसिट ज्यादा है, डेफिसिट कब होगा? जब मेरा डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट। तो डेबिट मोर देन क्रेडिट का मतलब है जब मेरा पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। मेरे को पेमेंट करना था आया 140 का और मेरी रिसिप्ट सिर्फ थी 130 की, मतलब मेरे पास डेफिसिट कमी, डेफिसिट मतलब कमी, कमी कितनी हुई? 10 की हुई। उल्टा अगर क्या है मेरे पास रिसिप्ट हुई 140 की, मतलब आया पैसा 140 और गया 130, मतलब मैं हाथ में कितना बच गया? 10 रुपए बच गया। बच गया ना, तो उसको बोलेंगे सरप्लस। वो सिंपल। ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने अकाउंट्स होते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट अकाउंट होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? वही वही सेम बेटा, ये हमारा एक होगा करंट अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट के अंदर भी क्या होगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे सारे आउटफ्लो, यहाँ पे सारे इनफ्लो, आउटफ्लो इनफ्लो। तो ये बस ये दो अकाउंट हो गए, यहाँ पे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी क्या होगा? डेबिट में सारे पेमेंट्स, क्रेडिट में सारे रिसिप्ट। और यहाँ पे भी डेफिसिट कब होगा? जब आपका पेमेंट ज्यादा हो। सरप्लस कब होगा? जब आपके रिसिप्ट ज्यादा हो। सेम टू सेम क्या होगा यहाँ पे? विजिबल में भी सर्विस में भी ऐसा होगा। ये आपका ये सॉरी ये करंट के अंदर दो, देखो अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं, अगर करंट अकाउंट, ये देखो एकदम सिंपल है इसका, मैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अंदर दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? दो प्रकार के। इसको मैं एक काम इमिटेनिंग, इसके लिए दूसरी पेन यूज करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप भी ये चार्ट अपने में बना देना। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके दो अकाउंट्स होंगे। कौन से कितने अकाउंट्स होंगे? दो अकाउंट्स होंगे। पहला क्या होगा? यहाँ पे होगा करंट अकाउंट। क्या होगा? करंट अकाउंट। दूसरा क्या होगा आपका? कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर भी क्या होता है? करंट अकाउंट के अंदर भी दो होते हैं। एक होता है आपका गुड्स और एक होता है सर्विसेज। और यहाँ पे क्या होता है? ऑल अदर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या होगा? ऑल अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर इसमें भी क्या होगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये हुआ। सर इतना मैंने एक काम करो, तो ये इस फोटो को ले लो, बस मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बना कर दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने अकाउंट? दो अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो, टेंजिबल ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स एंड ट्रेड इन इनविजिबल, या तो सर्विसेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? कवर टेंजिबल गुड्स। इसमें क्या आता है? ओनली सर्विसेज आता है। ठीक है, और करंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो भी मेरे बैलेंस शीट को इंपैक्ट करते हैं वो सब मेरे कैपिटल अकाउंट होता है। और दोनों में क्या होगा? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट के अंदर क्या होगा? ऑल इंपोर्ट, यहाँ पे क्रेडिट में ऑल रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट। डेबिट में क्या होगा? ऑल पेमेंट्स फ्रॉम सर्विसेज। क्रेडिट में क्या? ऑल रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे बैलेंस शीट की क्या होगा? डेबिट के अंदर ऑल बैलेंस शीट के जितनी भी रिसिप्ट है वो आएगी, और क्रेडिट में क्या होगा? जितनी भी रिसिप्ट हुई है बैलेंस शीट पे वो सब आएगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट होता है। तो अकाउंट पूछेगा तो आपको दो बताना है, कौन सा? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर आपको टाइप्स ऑफ पूछेगा, क्या इसको बच्चों याद रखना, अगर टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछेगा तो वहां पे दो टाइप्स होते हैं। ये करंट बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्या पूछेगा? अगर आपको पूछेगा अकाउंट्स, तो अकाउंट्स के अंदर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट लिखना है। ठीक है, ओके जी, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस? बेटा अगर मेरा इंडस्ट्री होगा तो उनको क्या बेनिफिट होगा ना। अगर तुम्हारी जितनी इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उतने ज्यादा लोग बढ़ेंगे। क्यों?
अगर इस इंडस्ट्री में खासकर रोल प्ले करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कौन सी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जितनी ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव से क्या होता है? एम्प्लॉय को हायर ज्यादा होता है, जिससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। दूसरा, जितना ज्यादा आपका इंडस्ट्री होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो आपका होम कंजम्पशन मतलब नेशनल वाइड कंजम्पशन तो कंज्यूम हो जाएगा। उसके अलावा अगर गुड्स बच जाएगा वो आप इजीली क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। वहां से क्या अर्न करोगे? फॉरेन अर्निंग करोगे। कौन सी अर्निंग? फॉरेन अर्निंग। तो जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा ना, सरप्लस क्या करो? आप क्या करो? आउट ऑफ इंडिया बेचो, और जिससे आप क्या अर्न कर सकते हैं? फॉरेन अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? सोशल स्ट्रक्चर, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। बेटा जी, जब आप इंडस्ट्री डेवलप होती है, लोगों का डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लोग ज्यादा अर्न करते हैं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, अपनी जो छोटी थिंकिंग थी उसको एनहांस करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर हमारा चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम डिसिप्लिन बनते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, टीम वर्क लाते हैं, इंडिपेंडेंसी करते हैं, कॉर्पोरेशन करते हैं, अंडर द अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ता है, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी बढ़ती है, गेट्स डेवलप हो गया। ओके, नेगेटिव नहीं बोलना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेटा जी, ये सारी चीजें हमारी डेवलप होती है जब हमारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होगा? हमारा जो सुपरस्टिशन था वो खत्म होगा, फैटलिज्म, नैरो साइकोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर, वो सब क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा? इसकी नेगेटिविटी खत्म होगी और इसकी पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो दिस टाइप ऑफ जो क्या करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमको और ज्यादा मदद करेंगे। तो बेटा जी, यहाँ पे हमने चैप्टर हमारा जो पेपर नंबर 4 था, पेपर नंबर 4 का सेक्शन नंबर डी बढ़िया ढंग से खत्म किया। कैसा लगा? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? तो चलो लिखो लिखो लिखो। सर आप जो पढ़ा रहे हो उससे आपको जो भी आपके दिल में फील हो रहा है, जैसा आप फील कर रहे हो, प्लीज अपनी दिल की बातों को बताओ हमको, तो मुझे में मालूम पड़ेगा हाउ यू आर फीलिंग नाउ। ओके, प्रेशर कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, या तो जो जैसे कि सर अब पढ़ाई करने के अंदर टाइम कम लग रहा है, वो सारी चीज मेरे को आप जरूर से बताना। ठीक है? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। जल्दी 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 बताओ कैसा लगा। चलो बेटा, तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, अपने आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।